हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात आज करने वाला हूं CTET के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं CTET के बारे में। तो बेसिकली मैं CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें हम बहुत सा टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला हमारा डिस्कशन होगा कि सीटेट आखिर कौन कौन दे सकता है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, एक पेपर 1 होता है एक पेपर 2 क्या होता है, दोनों का सिलेबस क्या होता है, जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका वैलिडिटी क्या होगा, इसमें मार्क्स कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, इसके प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या लाना पड़ेगा, आपका एज लिमिट क्या होगा, और जब CTET आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर क्या होगा। और लास्ट में मैं बात करूंगा CTET। आप TET को ध्यान से देखिएगा। और बिहार में जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो लिखा हुआ रहता है STET। तो ठीक है, तो यहाँ पे TET का मतलब हो गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जब सेंट्रल ऑल इंडिया लेवल पे होता है तो इसका नाम हो गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और स्टेट लेवल पे होता है तो जैसे UP TET होता है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET मतलब छत्तीसगढ़ तो ये बिहार का मतलब BTET इसको भी बोल सकते हैं, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या STET भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी सब के बारे में ऑल ओवर डिस्कशन करेंगे आप। तो आज इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप टीचर में अच्छा टीचर तो बनिएगा ही, बिल्कुल बेशक आप बनिएगा, लेकिन टीचर आप B.Ed कर लीजिएगा, ठीक है, DLED कर लीजिएगा, लेकिन जब तक ये प्रमाण पत्र आपके हाथ में नहीं आएगा, जब तक ये प्रमाण पत्र आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक आप टीचर का फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो टीचर में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप लोग का ये भी कोशिश रहना चाहिए पूरे 2 साल में कि जितने ईयर में B.Ed हो उतने ईयर में, यानी कि साथ साथ आपका ये कोर्स भी आपके हाथ में आ जाए, ये डिग्री हाथ में आ जाए। तो आप फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के बाद एलिजिबल हो जाइएगा। तो मैं आगे चल के इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 इसमें बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तो सबसे पहला तो CTET है क्या, व्हाट इज़ CET, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि CTET है क्या। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये होता कैसे है, तो दूसरा पॉइंट है कि ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है, ये पूरे देश भर में एक साथ होता है, ये ऑल इंडिया टेस्ट है। इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो CBSE करवाता है। इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE कराता है। ये होता कितना है दोस्तों, तो ये होता है 2 साल में एक बार। ये होता है कितने बार में, तो 2 साल में एक बार होता है दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा कि ये 2 साल में एक बार होता है। एक जुलाई मंथ के आसपास होता है और एक दिसंबर मंथ के आसपास होता है। एक ख़त्म होता है और दूसरा का फॉर्म फिलअप होने लगता है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी वैलिडिटी पे बात करें कि इस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना दोस्तों, तो पहले के हिसाब से 7 ईयर था, और 1 2 4 दिन पहले जो न्यूज़ आया उसके हिसाब से अभी इसका वैलिडिटी कितना हो गया, लाइफ टाइम हो गया। एक बार आप इसको क्वालिफाई कर जाइए और फिर आजीवन आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में आ गया कि एक बार हम क्वालिफाई कर देंगे तो क्या आगे भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि जब टीचर का सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो मेरिट बनता है, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कीजिएगा बिहार में खास करके, तो ये यहाँ पे इसका मार्क्स भी जुटेगा। तो इसके बारे में हम आगे बात करें, क्योंकि मेरे पास पॉइंट नोट है, हम पॉइंट वाइज बात कर रहे हैं, नहीं तो वो कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर 1 होता है दोस्तों, वो जो होता है क्लास 1 to 5 तक में टीचर बनने के लिए होता है, और एक होता है पेपर 2, ठीक है, जो 6 to 8 तक में टीचर बनने के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली ये 2 टीचर बनने के लिए यहाँ पे CTET का टेस्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और आप प्राइवेट स्कूल वगैरह में जाइएगा, या फिर मैं इस सब के बारे में आगे बात करूँगा, तो थोड़ा आप कंटिन्यूस इस वीडियो में बने हुए। तो पेपर 1 के बारे में आपको पता चल गया। बहुत बच्चे के मन में आ रहा होगा कि 9th-10th में टीचर बनना रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जैसे बिहार में इसके लिए अभी स्टेट हुआ था, है ना, स्टेट में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। ये बिहार में एक अलग एग्ज़ाम हुआ था, अभी तुरंत हुआ, सबको पता होगा, और अभी उसमें केस और हंगामा भी चल रहा है क्वेश्चन पेपर के लेकर ये बात। तो अभी ये हम जनरली अभी बात कर रहे हैं CTET के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर बिहार पे आएंगे तो अलग से बात करेंगे। अभी आप CTET का स्ट्रक्चर समझिए। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, 2 तरह का यहाँ पे टीचिंग के लिए कोर्स है। एक बच्चा 12th करता है और 12th के बाद DLED कर लेता है, ठीक है। अब इसमें जो भी इसके इक्विवेलेंट कोर्स हो, सारा कोर्स
तो ये बच्चा जो है 12th के बाद जो डीएलएड कर लेता है, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, जिसका अभी बिहार बोर्ड एंट्रेंस करवाने वाला है डीएलएड में पूरे बिहार भर में एडमिशन के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन में इधर जो भी ग्रेजुएशन हो, उसका बीटेक हो, बीसीए हो, ठीक है, ये सारा जी चीज़ जो कर रहा है, जिस पे आप बीएड पे एडमिशन लिए हैं, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि जब आप जो बच्चा बीएड करता है तो बीएड करने से पहले वो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन करेगा। तो जो बच्चा डीएलएड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन जो बच्चा बीएड करेगा, ये बच्चा पेपर 1 भी दे सकता है और ये बच्चा पेपर 2 भी दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपके पॉइंट में जो हम लिखे हुए हैं वो आपका क्लियर हो गया हो। क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो होता है 150 मार्क्स का होता है, और जो टाइम भी रहता है ना वो 150 मिनट ही रहता है, यानी कि 2 आवर प्लस 30 मिनट, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 120 मिनट और 30 मिनट 150 मिनट, तो 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चंस भी यहाँ पर, सॉरी 150 मार्क्स और 150 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम आगे अगर बात करें कि इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए ये पेपर 1 का मैं बात करता हूँ और साथ साथ मैं इधर पेपर 2 का भी बात करूँगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बात क्लियर होते जा रहा होगा। अगर कोई डाउट आएगा तो लास्ट में आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा तब डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज का 2 पेपर होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये आपको खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, कोई बच्चा इंग्लिश हिंदी भी सेलेक्ट कर सकता है, इंग्लिश उर्दू सेलेक्ट कर सकता है। मतलब वो अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उसके आधार पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये खुद से क्या करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बाल विकास जिसको पेडागॉगी बोलते हैं, है ना, एक बाल विकास जिसको पेडागॉगी, जिसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कशन किए थे। तो बाल विकास का जो क्वेश्चन है, विकास गलत लिखा गया, ठीक है, तो एक बाल विकास का क्वेश्चन होगा, ये 30 नंबर का होगा। तो और एक जो होगा ईवीएस, ये मतलब एसएसटी से रिलेटेड है ना, ये भी 30 नंबर का होगा। और एक जो पेपर होगा मैथ्स एंड साइंस, इसमें कुछ मिला के रहेगा, तो ये टोटल 30 मार्क्स का पेपर होगा। मैथ एंड साइंस इसको कर लीजिए, ये बेसिक मिला हुआ रहेगा, इस स्टैंडर्ड पे लीजिएगा। तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया दोस्तों, 150 मार्क्स का। अब यहाँ पे जब मैं पेपर 2 में बात करता हूँ दोस्तों, पेपर 2 में देखिए बात करेंगे तो ये दोनों पेपर है ना, वहाँ पे ये यहाँ से पेपर क्या होगा, 60 मार्क्स का बंच हो जाएगा। किस में, पेपर 2 में। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 फिर से 30 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज 2 भी पेपर 2 में 30 मार्क्स का होगा, बाल विकास भी 30 मार्क्स का हो गया। ये 30 मार्क्स का तो ऑलरेडी हो गया 90 मार्क्स का दोस्तों। इसके बाद 60 मार्क्स का यहाँ 2 स्ट्रक्चर में बच जाएगा। वहाँ पे पेपर 1 में सारे मार्क्स सारे के लिए पेपर सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल हो जाएगा कि 60 मार्क्स या तो आप इस वाला बना सकते हैं, नहीं तो इस वाला बना सकते हैं। एक साइंस जो 60 मार्क्स का क्राइटेरिया होगा, जो एसएसटी का पेपर आप समझते हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भूगोल जो भी यहाँ पे है, सिविक्स मतलब कि इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र, जो भी इस तरह का आर्ट्स वाला पेपर हो गया। एक वाला जो पेपर वाला हो गया वो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए 60 नंबर, या तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड चुन सकते हैं, नहीं तो आपका साइंस बैकग्राउंड जिसमें मैथ फिजिक्स बायो केमिस्ट्री ये सब आ जाएगा, इस बैकग्राउंड के लिए ये 60 नंबर हो जाएगा, और दूसरे बैकग्राउंड के लिए 60 नंबर हो गया। तो दोनों में से आप एक चुन सकते हैं। अब यहाँ पे एक आप लोगों को मेजर डाउट आ रहा होगा, सर आप आर्ट्स के बारे में तो हम वो बता दिया, साइंस के बारे में तो सर आपने बता दिया, लेकिन कॉमर्स वाला क्या चुनेगा। तो कॉमर्स वाला भी जो पेपर देते हैं दोस्तों वो आर्ट्स में ही देते हैं, कॉमर्स वाला भी क्या देते हैं, आर्ट्स में ही देते हैं। अब दूसरा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बीटेक भी करे होंगे और बीसीए भी करे होंगे, जैसा कि उन्होंने अभी प्रोस्पेक्टस में देखा होगा कि वो लोग भी अब बीएड कर रहे हैं। तो जो बीटेक वाला बच्चा होगा और वो बीसीए वाला बच्चा होगा, वो किस में बैठेगा, वो साइंस वाले सेक्शन में बैठेगा। वो किस में बैठेगा दोस्तों, साइंस वाले सेक्शन में बैठेगा। हाई हम होप करते हैं कि यहाँ तक में आप लोगों का क्वेश्चन मतलब कोई भी डाउट ना रहा होगा। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए है ना कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो जो जनरल के बच्चे होंगे इनको 60% नंबर लाना होगा। 60% का मतलब 15 छके 90 मार्क्स लाइएगा तो आपको क्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा। अब 90 से ज़्यादा आप जितना मार्क्स लाइएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई और जो बच्चा SC ST OBC या और कोई भी रिजर्व कैटेगरी का होगा उनको 55% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 83 पॉइंट समथिंग
मार्क्स उसको क्या लाने पड़ेंगे। तो इतना मार्क्स लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बस क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड में ही रिजल्ट आता है, रैंक वगैरह कुछ नहीं शो करता है, क्वालिफाई आपको हो जाएगा। पहला पार्ट समझ में आ गया। अब इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो मैं लाइफ टाइम बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा में एज लिमिट कितना रहेगा, तो एज लिमिट वो लाइफ टाइम दे सकता है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। कोई बच्चा सीटेट को लाइफ टाइम दे सकता है, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ कि पेपर में निगेटिव होगा क्या, तो नहीं, पेपर में सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव नहीं होता। तो आराम से आप धड़ाधड़ बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के। निगेटिव एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। सॉरी, निगेटिव जब नहीं रहता है तो आप क्या रहता है, बिना माइंड पे स्ट्रेस दिए हुए आंसर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, गलत हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पे ये डिस्कशन में आ रहा है कि अब मान लीजिए हम पेपर में बताएं कि 30 30 30 30 30, तो हर एक सेक्शन में 60% आपको लाना है क्या, तो नहीं, आप सबको मिला के 150 हुआ और 150 में से आपको 60% लाना है। आप इसमें सेक्शन में 0 भी ला रहे हैं तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस सेक्शन में आप 0 भी ला रहे हैं तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आपको ओवरऑल 60% मार्क्स चाहिए, और अगर SC ST OBC हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, यानी कि 83 नंबर और 90 नंबर चाहिए। इसके बाद मैं आगे की डिस्कशन में थोड़ा सा बात करूं तो 2-4 पॉइंट और हमारे पास अभी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 84 मार्क्स ही आए, कोई बच्चा OBC में था 84 मार्क्स आया, और कोई बच्चा मान लीजिए जनरल में था, इसका 92 ही नंबर आया, ये जस्ट पास हुआ है। अब ये चाहता है कि नहीं हम तो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम भी दे सकता है मार्क्स बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, ये नेक्स्ट टाइम मार्क्स बढ़ाने के लिए अपना एग्ज़ाम दे सकता है। अब दो हो सकता है कि ये पहला वाला भी सर्टिफिकेट वैलिड इसका रहेगा और फिर दूसरा वाला सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, दोनों में से जो यूज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगला बार दिया तो बच्चा मान लो कि 96 नंबर ले आया, और ये भी हो सकता है कि मान लो 80 नंबर हो गया, तो इस केस में ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये वाला सर्टिफिकेट ये यूज कर लेगा। ठीक है, यानी कि आप किसी भी मतलब कि आप दोबारा एग्जाम देते हैं तो बेनिफिट आपका ही है। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा आ गया तो आप नया वाला मार्क्सशीट यूज़ कर लीजिए, अब मार्क्स पहले वाले से भी कम आ गया तो पुराना वाला ही आप यूज़ कीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप मार्क्स बढ़ाने के लिए आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई इसमें डाउट है नहीं। अब मैं बात करता हूं कि आपको जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे, आपको जॉब मिल जाएगा क्या, तो नहीं, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको जॉब लाइन में लगने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। समझ में आया? लाइन जैसे कि आप कैंटीन देखे होंगे, है ना, कि कैंटीन में वही लोग जाता है जो आर्मी वगैरह से होते हैं, उनके पास आई कार्ड होता है ना। तो मतलब सीधा आप समझिए जैसे स्कूल में वही लोग एंट्री ले सकता है जिसके पास आई कार्ड होता है। तो आप जैसे कि अब सीटेट जब आपके पास आ गया तो जब केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आएगा तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, NVS नवोदय विद्यालय का फॉर्म आएगा तो आप भर सकते हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म आएगा तो भर सकते हैं, रेलवे में जो स्कूल होता है उसके लिए फॉर्म आएगा तो आप भर सकते हैं फॉर्म, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी फॉर्म आता है या स्टेट गवर्नमेंट में फॉर्म आता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर PVT प्राइवेट कॉलेज में आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं और तो आपके लिए यहाँ पे क्या होता है, सीटेट का सर्टिफिकेट रहेगा तो ज़्यादा चांस आपका बनता है कि वहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाएं, तो पूरा ये ओवरऑल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मार्क्स इसका जुटता है क्या सिलेक्शन में। जब मान लो बिहार में सिलेक्शन होगा तो मार्क्स आपका जुटेगा क्या, तो हाँ बिल्कुल, जब मेरिट बनेगा आपका, जाहिर सी बात है बिहार में मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा टीचर के लिए। जैसा कि आपको पता होगा आपके भाई बहन चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी सब लोग देते होंगे, तो वो पता होगा सब लोग को कि जो अब टीचर में फॉर्म भरते होंगे, फॉर्म वहाँ पे ड्रॉप करते होंगे, तो उनको मार्क्स भी भर के देना पड़ता होगा, और जो मेरिट आता है वो मार्क्स बेसिस पे ही आता है। इसके आगे मैं अगर बात करूँ कि CTET कोई बच्चा क्वालिफाई कर गया और मान लीजिए बिहार में जो टेट हुआ है वो क्वालिफाई नहीं किया, बिहार वाला टेट वाला इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए कि 2019 में STET तो हो गया और 2020 में भी STET कुछ हो गया जो छूटा भटका था, तो अभी टेट हो गया, तो पिछले बार बिहार में 2012 में हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इसके बाद 19-20 में हो रहा, तो अब वो टीचर, इतना साल का बच्चा जो गैप कर रहा वो टीचर नहीं बनेगा क्या, तो हाँ बनेगा ना, वो CT क्वालिफाई कर जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे अप्लाई करने लगेगा, है ना। तो ऐसा आप नहीं समझिए कि 2019 में और 2020 में CT हो गया तो 5-6 साल तो हमको नहीं लगता अब बिहार में स्टेट होगा, है ना, क्योंकि अभी जो स्टेट हुआ है 19-20 में, इसी पे केस होगा, फाइनल होगा, लड़ेगा झगड़ेगा लोग, तो 4-5 साल लग जाएगा। तो आप लोग पास कीजिएगा और मान लीजिए टीचर का वैकेंसी आ जाएगा, तो आप लोग टीचर नहीं बनिएगा क्या, बनिएगा ना, आपको CTET क्वालिफाई करके अपने आप पास सर्टिफिकेट रखना है। समझ में आई बात को? तो ये हुआ पूरा का पूरा इसमें डिस्कशन। अगर इतने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट बच जाता है
तो जाहिर सी बात है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं अच्छा एक डाउट बच ही रहा है कि जो बीएड में मान लो कि 2020 में एडमिशन ले रहा है तो ये एग्ज़ाम कब से देगा? तो देखिए 2020 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2021 के जुलाई तक आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 2021 का जो दिसंबर में वाला पेपर होगा, है ना, जो 21 का दिसंबर वाला पेपर होगा, इसके लिए जी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप अपीयरिंग पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपीयरिंग पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे आप जब अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा तो आप एंट्री करके देखिएगा। जैसे कि वहाँ पे जब भी एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये अप्लाई करने का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे जैसे कि आएगा कि अपीयरिंग इन 2022। तो जब आपका सेशन 22 में कंप्लीट होते रहेगा तो जैसे 2020 में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है वो कब पास होगा? 2022 में। तो जब आप फॉर्म आएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि 2022 अपीयरिंग का दे रहा है तो आप भर दीजिएगा, है कि नहीं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। अब हम आपको बोलेंगे कि पेपर तो सबसे पहले आप इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही काफ़ी है। बस पेडागोगी पे आप ध्यान दीजिए और बाकी आप पेपर करके ले जाइएगा। लेकिन कोई बच्चा सिर्फ बीएड कर रहा है और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जनरल जैसे बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे ये सब का तैयारी नहीं करता है तो उसको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। आर्ट्स वाले को तो खास करके एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी अगर फॉलो आप कीजिएगा तो बड़ा आराम से आप पेपर निकाल के ले जाइएगा। एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिएगा तो बड़ा आराम से आप पेपर फॉलो निकाल के ले जाइएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लगभग 12 से ये सीटीईटी हो रहा है तो 12 से आप पेपर 20 तक का कर लीजिए। लगभग 8, 9, 10, 12 पेपर जो भी मिल जाए तो उतना पेपर करके जाइएगा तो हम तो सिक्योर हैं कि आप ऐसे ही पेपर निकाल लीजिए। क्योंकि उतना पेपर कीजिएगा तो उसके आजू बाजू आप दाएं बाएं ज़रूर से पढ़िएगा और उतना जब आप पढ़िएगा तो आराम से आपका ये कंपटीशन निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट में कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा। इस बार मैं क्या करूँगा कि जितना भी कमेंट होगा सब कमेंट को कलेक्ट करके और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा जिससे और दूसरे बच्चों का भी जो क्या हो डाउट हो वो दूर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से आप नीचे बताया कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है, ठीक है। तो फिर मैं जल्द ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।